हेलो एवरीबॉडी। हम पढ़ रहे हैं एनसीईआरटी क्लास 6 का हिस्ट्री। तो इससे पहले हम लेसन नंबर 1 और 2 और 3 पढ़ चुके हैं और अब हमारे सामने है लेसन नंबर 4। तो मैंने आपको कहा था कि ये हिस्ट्री की किताब किन किन को फ़ायदा पहुंचा सकता है। तो जैसा कि आप सभी जानते होंगे, क्लास 6 से लेकर 12 तक की हिस्ट्री पढ़ने के लिए प्रीफर की जाती है जो यूपीएससी के जो कैंडिडेट है, जो यूपीएससी की तैयारी करते हैं और जो स्टेट पीसीएस की तैयारी करते हैं, उनके लिए भी ये काफ़ी फ़ायदा है। तो 6 से लेकर के 12 तक के हिस्ट्री में देखिए, बात यह है कि जो सिलेबस होता है कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम, जो बच्चे कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, वो देखिए क्या होता है कि आपको स्टैंडर्ड बुक की तरफ भागते हो अधिकतर, कि स्टैंडर्ड किताबें ज़्यादा से ज़्यादा जमा कर लेते हो और फिर उसी के पीछे लगे रहते हो। तो कोई स्टैंडर्ड किताबें बिल्कुल पढ़ो, लेकिन आपको क्या है ना कि पहले ये तय कर लो कि क्या आपकी बेसिक पूरी तरीके से हार्ड तरीके से कंप्लीट है, कि आप जब भी कोई सवाल आ जाए रिकॉल कर लेते हो, फ़ौरन याद आ जाती है। तो ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है। बेसिक किताबें ज़्यादा जमा करने से बेहतर आपके लिए एनसीईआरटी है कि 6 से 12 तक की जो एनसीईआरटी, देखिए इसमें क्या है कि कोई भी चीज़ छोड़ा नहीं गया है। 6 से 12 तक अगर आप परिपूर्ण ढंग से अगर पढ़ लेते, पॉलिटी पढ़ लेते हो 6 से 12 तक, हिस्ट्री पढ़ लेते हो 6 से 12 तक, ज्योग्राफी पढ़ लेते हो, इकोनॉमिक्स पढ़ लेते हो, साइंस पढ़ लेते हो, तो मतलब सारे सवाल आपके मतलब बनने शुरू हो जाएंगे। आपके पास एक इतना मतलब नॉलेज का खाका हो जाएगा कि कोई भी सवाल आपको माना कि लिखने में थोड़ा दिक्कत हो सकता है अगर यूपीएससी की बात करें तो, लेकिन सवाल आपको समझ में आएंगे। आपको समझ में आएगा कि क्या बोला जा रहा है, क्या पूछा जा रहा है, जवाब क्या होना चाहिए, तो ये सब आपको समझ में आने लगेंगे। बाकी तो सिर्फ अभ्यास के ऊपर निर्भर करता है चीज़ें। फिर अभ्यास आप जितना ज़्यादा करोगे फिर उतना ज़्यादा आपका हो जाएगा वो। तो इसी तरीके से मैं कहूँ तो ये हिस्ट्री की किताब एनसीईआरटी के जो कैंडिडेट है उनको तो ज़रूर सुननी चाहिए, और जो स्टेट पीसीएस की तैयारी कर रहे हैं उनको भी, और जो भी कम्पिटिटिव के एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं। तो ऐसे छोटे छोटे क्वेश्चन बना दिए जाते हैं। कई हड़प्पा सभ्यता की अगर बात हो, या फिर कोई एंशिएंट हिस्ट्री में से कुछ हो, गौतम बुद्ध के बारे में, जैन धर्म के बारे में, तो सवाल बन जाते हैं। तो आपको भी ज़्यादा वक्त नहीं लगेगा, 25 मिनट में आपका ये चैप्टर ख़त्म हो जाएगा। मतलब हर एक लेसन 25 मिनट में मैं कंप्लीट कर देता हूँ। तो ये ज़रूर अंत तक आपको सुननी चाहिए। ठीक है, तो चलिए चैप्टर स्टार्ट करते हैं। क्या बताती है हमें किताबें और कब्रें। चूँकि इतिहास पढ़ रहे थे, अब पहला लेसन से में ही हमने देखा था कि हम इतिहास की खोज कर रहे थे। चैप्टर इस तरीके से थी कि इतिहास की खोज, फिर आरंभिक नगरे, फिर उसके बाद हड़प्पा के बारे में कुछ पढ़ा। तो अब देखिए यहाँ पर क्या बताती है हमें किताबें और कब्रें। तो किताबें और कब्रें हमें क्या बताती है। तो यहाँ पर देखिए, पुस्तकालय में मेरी, तो एक छोटा सा स्टोरी से यहाँ पर शुरू हो रही है। देखिए, अगर आप भी ऐसे लिखते हो या मेंस लिखते हो, तो जब भी लिखो तो कोशिश करो पहले क्या हो कि उसको डिफ़ाइन करो। पहले अच्छे से डिफ़ाइन करो कि कह क्या रहे हो, ठीक है, कहना क्या चाहते हो। और ऐसे में तो छोटा सा स्टोरी पैराग्राफ तो ज़रूर लिखना चाहिए, जैसा कि एनसीईआरटी में होता है। जैसे कि मेरी नाम के एक काल्पनिक इमेजिनेशन कर लिया गया एक लड़की, एक बच्ची को। तो जैसे ही घंटे बजी, शिक्षक ने छात्रों को अपने साथ आने को कहा। आज वे पहली बार पुस्तकालय जा रहे थे। मेरी ने देखा कि पुस्तकालय उसकी कक्षा से काफ़ी बड़ा था, किताबें भरी पड़ी थी। कोने में एक अलमारी थी जो मोटी मोटी किताबें से भरी थी। मेरी एक अलमारी खोलने की कोशिश करते देख शिक्षक ने कहा, उस अलमारी में अलग अलग धर्मों से जुड़ी हुई महत्वपूर्ण किताबें हैं। क्या तुम्हें मालूम है कि हमारे पास वेदों का भी एक संग्रह है। देखिए, अब सवाल हो गया ना। अब किताबों की बात करी तो अब वेदों की बात आ गई। क्या तुम्हें पता है कि हमारे पास वेदों का भी एक संग्रह। अब मेरी पूछो कि वेद क्या है और ये क्या होते हैं। तो देखो, वेद क्या है, दुनिया के प्राचीनतम ग्रंथ है। मतलब जितने भी ग्रंथ थे, देखिएगा, जो भी अभी धर्म स्थापित है, चाहे वो मुस्लिम हो, चाहे वो क्रिश्चियन हो, चाहे वो जैन हो, बुद्धिज़्म हो, ठीक है, सनातन धर्म हो, जो भी, तो इसके कुछ ना कुछ सोर्सेस है। मतलब उस रिलीजन के कुछ ना कुछ धार्मिक ग्रंथ है। अभी देखिए, सिख ग्रंथ का भी, गुरु ग्रंथ साहिब, तो हर एक का कुछ बैकग्राउंड है। तो बैकग्राउंड जो भी, उस जितना भी वो धर्म पुराना होगा, उसका बैकग्राउंड, उसका किताबें भी उतनी पुरानी होंगी। तो चूँकि सनातन धर्म सबसे पुरानी धर्म है, ठीक है, और धर्म भी नहीं कह सकते, मतलब एक दीन है। मतलब दीन में भी मतलब ऐसी चीज़ है कि जो एक शुरू से हमेशा से जो एक रहा, उसी के विषय में बात करते हैं, सनातन धर्म। ठीक है, तो सनातन धर्म का मतलब क्या हो गया।
तो उस मतलब के पीछे हम नहीं पढ़ेंगे। तो आप ये देख लो कि सनातन मतलब जो धर्म जितना पुराना होता है तो उसकी पुस्तक भी उतनी पुरानी होती है, ठीक है। तो उसी तरीके से सनातन धर्म की 4 किताबें थी। ये 4 क्या है? ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद, ठीक है। तो देखो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। अब कॉम्पिटिटिव एग्जाम में सवाल पूछा जा सकता है कि इन चारों में महत्वपूर्ण सबसे ज़्यादा कौन है? तो देखिए ऋग्वेद इसमें ज़्यादा सबसे महत्वपूर्ण है। चारों वेद में टिक लगाया जा सकता है, मतलब ऑप्शन एक को कुछ और उल्टा पुल्टा दे करके आपसे पूछ लेगा। ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद जगह पर एक और दूसरा डाल देगा, तो क्वेश्चन बनते हैं। देख रहे बात, क्वेश्चन बनेंगे अगर आप गौर से पढ़ोगे तो मैं आपको टिक आउट भी कर दूंगा कि कहाँ पर क्वेश्चन बनेंगे। तो सबसे पुराना वेद है ऋग्वेद, जिसकी रचना लगभग 3500 साल पहले हुई, ठीक है। ऐसा सवाल बन सकता है ऋग्वेद की रचना कितना साल पहले हुई? तो 3500 साल पहले हुई, ये आपको याद रखना चाहिए। तो ऋग्वेद में 1000 से ज़्यादा प्रार्थनाएं, ये भी याद रखने की चीज़ है। ऋग्वेद में 1000 से ज़्यादा प्रार्थनाएं हैं। प्रार्थनाएं मतलब उसको सूक्त कहा जाता है, जो देवी देवता की तारीफ में जो पाठ किया जाता था। तो क्या था? सूक्त का मतलब होता है अच्छी तरह से बोला गया, ये विभिन्न देवी देवताओं के स्तुति में रचा गया था। और इनमें से 3 देवता बहुत महत्वपूर्ण हैं, ठीक है। मतलब ऋग्वेद में हज़ार से ज़्यादा सूक्ताएँ हैं और सूक्ताएँ प्रशंसाएँ देवी देवता की, और 3 देवताएँ बहुत महत्वपूर्ण हैं, अग्नि, इंद्र और सोम। देखो अग्नि, इंद्र और सोम, इसके विषय में मैं चाहूँ तो इसको बहुत अच्छे तरीके से और भी इसके बारे में विषय में बता सकता हूँ, लेकिन चूँकि हम NCERT क्लास 6 पढ़ रहे हैं तो मैं चाहूँगा कि इसको उतना तक ही सीमित रखें। तो देखिए अग्नि, इंद्र और सोम। तो अग्नि आग का देवता, इंद्र युद्ध का देवता, सोम एक पौधा। तो देखो ऐसे सवाल बन सकते हैं UPSC स्टेट PCS में कि अग्नि क्या है, तो आपको पता होना चाहिए आग का देवता है, इंद्र क्या है, युद्ध का देवता है, सोम क्या है, एक पौधा है, और जिससे एक खास पेय बनाया जाता था, ठीक है। पेय बनाया जाता था इससे कुछ पौधा, सोम एक पौधा था, शायद कुछ इसका स्पेशल यूज किया जाता हो। तो वैदिक प्रार्थनाओं की रचना ऋषियों ने की थी। जो जितने भी सूक्तियाँ थे, सूक्तियाँ हज़ारों से ज़्यादा जो ऋग्वेद में, इसकी रचना ऋषियों ने की थी। वही ऋषि जो 3500 साल पहले हमारे सिंधु घाटी सभ्यता के बाद, ठीक है, यानी कि उससे भी पहले, सिंधु घाटी सभ्यता से भी पहले जो हमारे यहाँ पर जो बसे थे, यानी कि हिंद महादेश में, तो इन्होंने ही सबसे पहले ये इनको रचा था। तो आचार्य विद्यार्थियों को उन्हें अक्षरों, शब्दों और वाक्यों में बांटकर स्वर पाठ द्वारा कंठस्थ करवाते थे। तो आचार्य जो होते थे, जो टीचर होते थे उस ज़माने में, वैदिक ज़माने में, वैदिक काल की बात है, तो वो ऋग्वेद को ही स्वर कंठ करवाते थे। स्वर कंठस्थ करवाना मतलब मुर्जबानी अंदाजी याद करवाते थे। तो अधिकांश सूक्तों के रचयिता, सीखने और सिखाने वाले पुरुष थे। तो इसके रचने वाले, इसके याद करने वाले, पढ़ने वाले भी पुरुष थे। कुछ प्रश्न तो ऐसे सवाल बनता है, क्या वेदों के पढ़ने वाले प्राचीन वेद काल में क्या थे? खाली महिलाएं थी या पुरुष थी? तो पता होना चाहिए पुरुष थे। कुछ प्रार्थनाओं की रचना महिलाओं ने भी की थी, जैसे कि कुछ की थी, महिलाओं ने भी रचना की थी कुछ प्रार्थनाओं की। ऋग्वेद की भाषा प्राक या संस्कृत, वैदिक संस्कृति कहलाती है। और तुम स्कूल में जो संस्कृत पढ़ते हो, यह भाषा थोड़ी उससे भिन्न है। तो वैदिक जो बात की जा रही है, ऋग्वेद की जो भाषा है, ये प्राक संस्कृत है, बहुत पुराना प्राचीन संस्कृत, जो कि खाटी संस्कृत आप कह लो, है कि नहीं। और ये आपके संस्कृत की किताबों से थोड़ी भिन्न है। संस्कृत और अन्य भाषाएं। संस्कृत भाषा यूरोपीय भाषा परिवार का हिस्सा है। तो संस्कृत भाषा देखिए, मैं एक बात यहाँ पर बता दूँ कि संस्कृत बहुत पुराना भाषा है। तो जो भाषा पुराना है, तो फिर जो भाषा अभी हम बोल रहे हैं, तो जाहिर सी बात है जो प्राचीन होगा उसी में से तो डेवलप होकर के, सपोज डेट ग्राहम बेल ने क्या बना दिया? टेलीफोन बना दिया। अब टेलीफोन में ही ज़्यादा फिर आविष्कार करते 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 आज हम लोग एंड्रॉयड फ़ोन तक पहुँच गए। तो मतलब एक जो पुराना होता है, एक जो प्रथम होता है, फिर चीज़ें वहीं से निकल करके आनी शुरू हो जाती है। वो एक आइडिया दे देता है, वो एक पाथ बता देता है। जैसे संस्कृत सबसे पुरानी भाषा है, तो उसने भाषा यानी कि एक पाथ दे दिया, बोलने की, व्यवहार करने की, बातचीत, मीडिया में एक दूसरे को आदान प्रदान करने की। तो अब क्या हुआ, जितनी भी अभी भाषाएं आप देखते हो, कहीं ना कहीं इस भाषा का लिंक, कहीं ना कहीं ये भाषा संस्कृत भाषा से ही इससे निकली है। और अगर मैं कह दूँ कि संस्कृत भाषा ही तमाम भाषाओं की माँ है, तो ये भी गलत नहीं होगा, ठीक है। हाँ, तो भारत की कई भाषाएं, असमिया, गुजराती, हिंदी, कश्मीरी, सिंधी, एशियाई भाषा जैसे कि बात करें, फारसी तथा यूरोप की बहुत सी भाषाएं, अंग्रेजी, फ्रांसीसी, जर्मनी, यूनानी, इतालवी, स्पेनिश। देखो ये सब भी थोड़ा छोटे मोटे कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछ सकते हैं। तो उन्हें भाषा परिवार इसलिए कहा जाता है क्योंकि आरंभ में इसमें कई शब्द एक जैसे उदाहरण, देखिए आपको कुछ उदाहरण भी दे देते हैं कि कैसे ऐसा क्यों लगता है कि संस्कृत से ही कभी इसका संबंध रहा हो। तो देखिए वजह यह है कि जैसे मात्र, अगर हम संस्कृत में क्या कहेंगे, माता को मात्र कहेंगे, हिंदी में हम क्या कहेंगे, माँ कहेंगे। और नहीं लगता हिंदी में जो माँ है और संस्कृत में जो मात्र है, क्या दोनों में भी समानताएं नहीं है? ऑफ कोर्स समानताएं हैं।
तो पता चलता है कि मात्र से ही कभी माँ बना है। और फिर मदर जब अंग्रेजी में आप पढ़ते हो तो नहीं लगता माँ मात्र से संबंध है मदर का, तो ऐसा लगता है कि कुछ और इसमें चेंजेस करके मदर जो वर्ड हम पढ़ रहे हो ये भी संस्कृत से ही निकला है। तो क्या तुम्हें इनमें कोई समानता नज़र आती है? बेशक समानताएं हैं। उपमहाद्वीप में दूसरे भाषा परिवारों को भी भाषाएं बोली जाती है। उदाहरण के लिए पूर्वोत्तर प्रदेशों में तिब्बत बर्मा परिवार की भाषाएं बोली जाती है। तमिल, तेलुगु, कन्नड़, मलयालम, द्रविड़ भाषा की भी भाषाएं हैं। जबकि झारखंड में और मध्य भारत में कई हिस्सों में बोली जाने वाली भाषाएं ऑस्ट्रो एशियाटिक परिवार से जुड़ी है। तो कितना इंपॉर्टेंट यहाँ पर है। यूपीएससी में सवाल बन सकता है कि क्षेत्रीय के हिसाब से आपसे पूछ सकता है कि कौन क्षेत्र में कौन सी भाषाएं बोली जाती है। तो देखो यहाँ पर थोड़ा सा नोट कर लो, मैं कौन से कहाँ पर इम्पोर्टेंट है और सवाल बन सकता है, वहाँ पर आप टिक लगा लो और वहाँ से नोट्स बनाना शुरू करो। वैसे मैं सारे चैप्टर पढ़ाऊँगा आगे तक अगर आप बने रहोगे तो। उन भाषाओं की सूची बनाओ जिनके बारे में तुमने सुन रखा है। उन भाषा परिवारों की पहचानने की कोशिश करो। देखो आपको लगेगा कि ये सवाल बच्चों वाली है, मैं क्यों लिखूँ? देखो लिख लो, क्योंकि लिखने से आपको याद आ जाएगा, याद रहेगा। और सूची बनाओ, अपने दिमाग पर जोर डालो कौन कौन सी भाषाएं आप जानते हो जिसके बारे में आपने सुना है। तो हम जिन किताबों को पढ़ते हैं लिखी और छापी गई है। ऋग्वेद का उच्चारण किया जाता था, मतलब हम जो किताब पढ़ते हैं लिखी गई है, छापी गई है, लेकिन ऋग्वेद का क्या होता था? तो उच्चारण करना पड़ता था। एकम ब्रह्मा द्वितीय नास्ते नी नास्ते, इस तरीके से, ठीक है। तो उच्चारण किया जाता था, श्रवण किया जाता था, मतलब याद किया जाता था। रचना कई सदियों के बाद इसे पहली बार लिखा गया। इसे छापने का काम तो मुश्किल से 200 साल पहले हुआ। मतलब ऋग्वेद की जो छापने की प्रथा है, पहले क्या था, छापा उपा नहीं जाता था, इसे मुर्जबानी याद कर लेते थे लोग और फिर एक दूसरे को पढ़ा दिया करते थे, ठीक है। अभी हमको आपको पढ़ाना, तो कैसे आपको पढ़ा रहा हूँ मैं, किताब सामने मैं पढ़ा रहा हूँ। तो लेकिन वैसे नहीं था, ऋग्वेद के पढ़ाने वाला क्या होता ना, कंठस्थ याद किए हुए होता था और अपने शिष्यों को पढ़ाता था, ठीक है। तो उसी वही बात की जा रही है कि पहले जो ऋग्वेद जो था उसको क्या था कि उसे छापा नहीं जाता था। छापने की प्रक्रिया तो अभी केवल 200 साल पहले हुई है। तो इतिहासकार ऋग्वेद का अध्ययन कैसे करते हैं? तो इतिहासकार देखिए पुरातत्व की तरह ही अतीत के बारे में जानकारी इकट्ठा करते हैं। तो इतिहासकार कौन होता है? जो इतिहास के बारे में जानकारी इकट्ठा करते हैं। पुरातत्वविद वही जो पुरानी चीज़ों के बारे में, तो ऐसे ही होते हैं वो लोग इतिहासकार भी। लेकिन भौतिक अवशेषों के अलावा वे लिखित स्रोतों का प्रयोग करते हैं। चलो देखते हैं कि ऋग्वेद का अध्ययन कैसे करते हैं। लेकिन जो इतिहासकार होते हैं वो भौतिक चीज़ों पर कम ध्यान देते हैं, जबकि पुरातत्वविद भौतिक चीज़ों पर ज़्यादा छानबीन करते हैं और इतिहासकार लिखित स्रोत पर ज़्यादा ध्यान देते हैं। तो ऋग्वेद के कुछ सूक्त वार्तालाप के रूप में विश्वामित्र नामक ऋषि और देवियों के रूप में पूजित दो नदियों, देखो अब ऋग्वेद के यहाँ पर कुछ सूक्त है वार्तालाप की तरह है, बातचीत की तरह। जैसे एक पूजित जो नदियों के व्यास और सतलुज के संबंध में यहाँ पर कोई व्यक्ति है जो बातचीत कर रहा है, वार्तालाप हो रही है। तो देखो यहाँ पर आप सूक्त देखो, जो पांडुलिपि ऋग्वेद की है, पांडुलिपि मतलब हाथ से लिखी हुई। तो वृक्ष की छल पर लिखी यह पांडुलिपि कश्मीर में पाई गई थी। 150 साल पहले ऋग्वेद को सबसे पहली बार छापने के लिए इसका उपयोग किया गया था और इसी पांडुलिपि को देखकर अंग्रेजी अनुवाद तैयार हुआ और ये पांडुलिपि पुणे महाराष्ट्र के पुस्तकालय में सुरक्षित है। तो देखिए विश्वामित्र और नदियाँ, तो विश्वामित्र और नदियाँ के बीच में बातचीत है और ये सूक्त जो है वेद से लिया गया है, ऋग्वेद से। तो विश्वामित्र पहले कहता है, हे नदियाँ अपने बछड़ों को चाटती हुई दो दमकती गायों की तरह दो फुर्तली घोड़ों की चाल से पहाड़ों से नीचे आओ। देखो गायों का जिक्र है। अब यहाँ पर इंपॉर्टेंट हो जाता है कि विश्वामित्र जो सूक्त बताई जा रही है, मतलब जो वेदों में जो सूक्त है, विश्वामित्र क्या कह रहा है? गायों का जिक्र है उसमें, क्या? हाँ है। घोड़ों का जिक्र हाँ है, ठीक है। तो इसे याद रखो, क्वेश्चन ऐसे ही बन जाएंगे। तो इन द्वारा दी हुई श्रुतियों से स्फूर्त तुम रथों की गति से सागर की ओर बह रही हो, तुम जल से परिपूर्ण हो, एक दूसरे से मिल जाना चाहती हो, है कि नहीं? बताए कितना खूबसूरत बात है। मतलब देखो कि ए है नदियाँ अपने बछड़ों को चाटती हुई दो दमकती गाँव की तरह दो फुर्तीली घोड़ों की चाल से पहाड़ों से नीचे आओ, इन द्वारा दी हुई शक्तियों से स्फूर्त गुम रथों की गति से सागर की ओर बहती रहो और तुम जल से परिपूर्ण हो, एक दूसरे से मिल जाना चाहती हो। बड़ा खूबसूरत है। नदियाँ क्या कहती है? जल से परिपूर्ण हम देवताओं के बनाए रास्ते पर चलते हैं, एक बार निकलने पर हमें रोका नहीं जा सकता। हे ऋषि तुम हमसे प्रार्थना क्यों कर रहे हो? मतलब देखिए इन्होंने कह दिया आप तुम हमें भागने की, दौड़ने की, जलने की, मिलने की बात कर रहे हो। देखो देवताओं ने मुझे बनाया है तो मैं अपने रास्ते पर चलता रहता हूँ और तुम मुझे रोकने की बात क्यों कर रहे हो? ठीक है, हे ऋषि तुम मुझे रोकने की बात क्यों कर रहे हो? विश्वामित्र कहता है बहनों मुझे गायक की प्रार्थना सुनो, मतलब मैं जो बोल रहा हूँ मेरी सुन लो। मैं रथों और गाड़ियों सहित बहुत दूर से आया हूँ, मतलब ये अपनी मजबूरी बता रहे, मैं रथों और गाड़ियों से बहुत दूर से आया हूँ, कृपा करके अपने जल को हमारे रथों और गाड़ियों के धुरियों के ऊपर ना उठाओ ताकि हम आसानी से उस पार जा सकें। वाह बड़ा खूबसूरत, यहाँ पर बड़ा प्यार है नदियों के बीच और विश्वामित्र जो कह रहे हैं, ठीक है। तो नदियाँ कहती हैं हम तुम्हारी प्रार्थना सुनेंगे जिससे तुम सब सुरक्षित उस पार जा। अब इन्होंने मान लिया नदियों ने कि हम तुम्हारी प्रार्थना सुनेंगे जिससे तुम सब सुरक्षित उस पार जा सको। इतिहासकार यह बताते हैं कि प्रार्थना उस क्षेत्र में रची गई होगी जहाँ नदियाँ बहती है।
वह ये भी सुझाते हैं, देखो इतिहासकार क्या बताते हैं, यहाँ से पता चलता है कि गाँव का जिक्र है, घोड़ों का जिक्र है, नदियों का जिक्र है, तो यहाँ पर ये कहाँ रची गई होगी, तो जहाँ पर नदियाँ होंगी। और ये भी सुझाता है कि जिस समाज में ऋषि रहते हैं वहाँ घोड़े और गाय बहुत महत्वपूर्ण दिया जाता था, इसलिए नदियों की तुलना में घोड़ों और गाय से की गई है। क्या तुम्हें लगता है कि रथ भी महत्वपूर्ण थे? तो क्या रथ भी महत्वपूर्ण था? अपने जवाब के लिए कारण बताओ। प्रार्थना की पंक्तियों को दोबारा पढ़कर यह बताओ कि उनमें परिवहन के लिए किन किन साधनों का उल्लेख है। तो यह भी आपके लिए सवाल है, क्लास 6 स्टैंडर्ड के जो बच्चे हैं उनके लिए। तो ऋग्वेद की प्रार्थना में अन्य नदियों की घास का सरस्वती, सिंधु और उसकी सहायक नदियों का भी जिक्र है। गंगा और यमुना का भी उल्लेख सिर्फ एक बार हुआ है। तो देखो ऋग्वेद में ये सब नदियों का नाम है, पता चलता है ये नदियाँ भी काफ़ी प्राचीन है। ठीक है, तो मानचित्र 1 देखो और उससे 5 नदियों की सूची बनाओ जिनके नाम ऋग्वेद में नहीं है। तो 5 नदियों की सूची बनाओ जिनका ऋग्वेद में वर्णन नहीं है। तो मवेशी, घोड़े और रथ। ऋग्वेद में मवेशियों और घोड़ों की प्राप्ति के लिए अनेक प्रार्थनाएं, मतलब मवेशी काफ़ी इंपॉर्टेंट होगा, घोड़े काफ़ी इंपॉर्टेंट होंगे, गाय इंपॉर्टेंट होंगे, जिनके लिए प्रार्थनाएं की जाती थी। घोड़ों को लड़ाई में रथ खींचने के काम में लाया जाता था। लड़ाइयों में मवेशी जीत कर लाए जाते थे। लड़ाइयों में मवेशी ज़मीन के लिए लड़ी जाती थी। लड़ाइयाँ अक्सर ज़मीन के लिए लड़ी जाती थी जहाँ अच्छे चारागाह हो, जहाँ पर जैसे जल्दी तैयार हो जाने वाली फसल का उपजाया जा सकता हो। कुछ लड़ाइयाँ पानी के स्रोतों और लोगों को बंदी बनाने के लिए लड़ी जाती थी। युद्ध में जीते गए धन का एक भाग सरदार रख लेता था, कुछ हिस्सा पुरोहित को देते। पुरोहित वही जो ऊंचे खानदान का होता था। ठीक है, शेष धन आम लोगों में बांट दिया जाता था। कुछ धन यज्ञ करने के लिए रख लिया जाता था। यज्ञ किसके लिए? देवता को खुश करने के लिए। यज्ञ की आग में आहुति दी जाती थी। आहुतियाँ देवी देवताओं को दी जाती थी। घी, अनाज और कभी कभी जानवरों को भी आहुति दी जाती थी। तो ऐसे देवताओं को प्रसन्न करने के लिए जानवरों को भी आहुति दी जाती थी। ठीक है, तो अधिकांश पुरुष इन युद्धों में भाग लेते थे। कोई अस्थायी सेना नहीं होती थी, मतलब जैसा इस तरह से आज की तरह कोई सेना नहीं होती थी, सारे स्थानीय लोग ही सेना है। लेकिन लोग सभाओं में मिलते जुलते थे, युद्ध व अशांति के विषय में सलाह मशवरा करते थे। वहाँ ऐसे लोग अपना सरदार चुनते थे। बहादुर कुशल योद्धा को सरदार चुनते थे। तो लोगों की विशेषता बताने वाले सब लोगों का वर्गीकरण काम, भाषा, परिवार, समुदाय, निवास स्थान या संस्कृति परंपरा के आधार पर किया जाता रहा होगा। ऋग्वेद में लोगों की विशेषता बताने वाले कुछ शब्द को देखिए अब लोगों की क्या विशेषता थी, वो उसके काम पर निर्भर करता था कि जिसका जो काम है और उसका काम भी उसके परंपरा, उसके जो जिस समुदाय से वो आता था उस पर निर्भर करता था। तो ऐसे 2 समूह है जिनका वर्गीकरण काम के आधार पर किया गया। पुरोहित की अगर बात करें, ऐसे जो समुदाय हैं जिनका वर्गीकरण काम के आधार पर किया गया। पुरोहित, जिन्हें कभी कभी ब्राह्मण कहा जाता है, और तरह तरह के यज्ञ अनुष्ठान करते थे। दूसरे लोग राजा थे। ठीक है, तो इनका तो वर्णन हो गया कि पुरोहित यज्ञ करवाते थे, पूजा पाठ में ज़्यादा ध्यान देते थे। और दूसरा वर्ग था राजा, क्षत्रिय। ये राजा वैसे नहीं थे जिनके बारे में तुम बाद में पढ़ोगे, ना तो बड़ी राजधानियाँ और महलों में रहते थे। इनके पास सेना थी, ना ही ये कर वसूल करते थे। प्राय राजा की मृत्यु के बाद उसका बेटा अपना ही शासक नहीं बन जाता था। मतलब शुरुआती दौर की बात बताई जा रही है कि राजा भी राजा बिल्कुल आम इंसान की तरह था, उसके लिए कोई स्पेशल कुछ नहीं था। और मरने के बाद उसका बेटा राजा नहीं बन जाता था, क्योंकि लोग चुनते थे। मतलब कितना ज़बरदस्त डेमोक्रेसी था उस वक्त में कि देखो ऐसे देखो। अब क्या है ना कि इतना खूबसूरत यहाँ पर बात है, अब मेंस में ऐसे सवाल बनते हैं, यूपीएससी सवाल बनाता है। क्या कभी प्राचीन हमारा ऐसा कुछ वैदिक काल का भी रहा है कि मतलब जब ऐसे समय थे कि जहाँ पर कुछ जो है डेमोक्रेसी के कुछ निशानी मिलते हैं? इस तरह के सवाल बनते हैं। देखिए बड़े बड़े नेता, हमारे प्रधानमंत्री भी इसका जिक्र जो है अपनी स्पीच में कर देते हैं कि हमें उस लोकतांत्रिक, जो हमारा सबसे पहला हिंद का जो समाज था वो लोकतांत्रिक ही था, जहाँ राजा अपनी मनमानी नहीं करता था, जनता के ही अनुकूल चीज़ें चलती थी। देखो कितना इम्पोर्टेंट बात है यहाँ पर, अगर आप समझ रहे हो तो, जो मैं यहाँ पर नोटिस करवा रहा हूँ। पिछले अनुभाग को एक बार फिर पढ़ो, पता लगाने की कोशिश करो राजा क्या करते थे। तो जनता या पूरे समुदाय के लिए 2 शब्दों का इस्तेमाल होता था, एक था जिन, एक था जन। जनता और समुदाय के लिए, मतलब जनता, राजा और पुरोहित तो समझ गए। जनता और समुदाय के लिए 2 शब्द का प्रयोग होता था, एक था जन, ठीक है, एक था जन, जिसका प्रयोग हिंदी और अन्य भाषाओं में आज भी होता है। दूसरा था विस का मतलब गुलाम, वैश्य शब्द। इस विषय में तुम 5 में भी पढ़ोगे। ठीक है, तो छोड़ो अभी। ऋग्वेद में विस और जनों के नाम मिलते हैं। ठीक है, विस मतलब वो गुलाम और जन वही समुदाय। तो इसलिए में पुरु जन या विस, भरत जन या विस, युद्ध जन या विस जैसे कई उल्लेख मिलते हैं। तुम इनमें से कोई नाम जाना पहचाना लगता है? जैसे कि इन प्रार्थनाओं की रचना की वे कभी खुद को आर्य कहते थे, अपने विरोधियों को दास या दस्यु कहते थे। जिन्होंने इन प्रार्थनाओं की रचना की, मतलब पुरोहित, खुद को आर्य कहते थे, ब्राह्मण, ठीक है, और अपने विरोधियों को, मतलब उनके समकक्ष जो विरोधी थे उनको दास या दस्यु कहते थे। दस्यु वे लोग थे जो यज्ञ नहीं करते थे, शायद दूसरी भाषाएं बोलते होंगे। बाद के समय में दास हो गया, ये शब्द का गुलाम का मतलब हो गया। दास वे स्त्री पुरुष होते थे जिन्हें युद्ध में बंदी बनाया जाता था, मतलब दास हो जाता था जिनको युद्ध में हरा करके बंदी बना लिया गया, या फिर उनको खरीदा बेचा जाने लगा जाता था।
उन्हें उनके मालिक की जायदाद माना जाता था। जो भी काम मालिक चाहता था उनसे ले सकता था। जिस युग में उपमहाद्वीप के उत्तर पश्चिम में ऋग्वेद की रचना हो रही थी, उसी समय दूसरी जगह पर एक अलग तरह का विकास हो रहा था। यह देखो क्या हो रहा था, मतलब जिस युग में हम उत्तर पश्चिम ऋग्वेद की रचना की बात कर रहे हैं, जहाँ पर सिंधु नदी की या फिर उससे पहले के जो चीज़ें चल रही थी, यहाँ पर वेदों की रचना या फिर इस तरीके से हमारा समाज था, तो इसी के दरमियान में क्या हो रहा था, एक अलग तरह का क्या हो रहा था, दूसरी जगह पर कुछ विकास हो रहा था। देखो वो क्या हो रहा था, खामोश प्रहरी कहानियाँ महापाषाणों की। आगे आगे अगले पृष्ठ के चित्रों को देखो ये शिलाखंड महापाषाण यानी कि महा का मतलब बड़ा, पाषाण मतलब पत्थर के नाम से जाने जाती है। पत्थर दफन करने की जगह पर लोगों द्वारा बड़े करीने से लगाए गए थे। महापाषाण में कब्र बनाने की प्रथा लगभग 3000 साल पहले शुरू हुई। यह प्रथा दक्कन, दक्षिण भारत, उत्तर पूर्वी भारत और कश्मीर में प्रचलित थी। मतलब सबको क्या किया जाता था, दफना दिया जाता था और उसमें हॉल बना दी जाती थी और फिर चारों तरफ से पत्थर से ढक दिया जाता था। तो इसको महापाषाण मतलब महा मतलब बड़ा, पाषाण पत्थर का दौर कहा जा रहा है। तो कुछ महत्वपूर्ण महापाषाण पुरास्थल मानचित्र 2 में दिखाए गए, तो आप देख लो, आपके पास मानचित्र होगा किताब में। कुछ महापाषाण जमीन के ऊपर ही दिखे जाते हैं, कुछ महापाषाण जमीन के भीतर होते हैं। कई बार पुरातत्वविदों को गोलाकार सजाए हुए पत्थर मिलते हैं, कई बार अकेला खड़ा हुआ पत्थर मिलता है। मतलब अलग अलग कब्र में अलग अलग तरह से पत्थर, कभी गोलाकार लगा हुआ है, कभी खड़ा लगा हुआ है, कभी अंदर भी कुछ बना हुआ है, कभी बाहर भी, और उसके साथ उसके शव के साथ कई सारे सामान भी दफना दिया गया है। तो पर इस तरह के महापाषाण के ताबूत सवादन शिष्ट कहा जाता है। यह दिखाए गए शिष्ट में एक पोर्ट होल सुराख है जो शायद पत्थरों से बने कमरे में जाने का रास्ता था। तो महापाषाण कब्रों से मिले लोहे का सामान यहाँ पर देखो, तो घोड़े के लिए सामान, कुल्हाड़ियाँ, एक कटार, ये सब वहाँ से पाया गया कब्रों से। इन सब कब्रों में कुछ समानताएं हैं। सामान्यतः मृतकों को खास किस्म के मिट्टी के बर्तनों के साथ दफनाया जाता था। मतलब कुछ मिट्टी के बर्तन में रख करके रख करके नहीं, उनको उनके साथ जो मिट्टी के बर्तन या फिर जो भी हो सकता है कि वो चीज़ वो इस्तेमाल करते हो, मरने के बाद भी उनको लगता हो कि बाद में भी इस्तेमाल करेंगे, और फिर मर जाने वाले के व्यक्ति के पास ये सब चीज़ें दफना दी जाती थी। तो जिन्हें काल लाल मिट्टी के बर्तनों के नाम से जाना जाता है, इसके साथ मिले और लोहे के औजार, हथियार, घोड़ों के कंकाल, सामान तथा पत्थर और सोने के गहने प्राप्त हुए। देखो अब सवाल यहाँ पर बनते हैं कि जो महापाषाण में जो शव हैं उनके साथ क्या चीज़ें दफनाई जाती थी और क्या क्या अभी तक प्राप्त हुए। तो क्या हड़प्पा में शहर में लोहे का प्रयोग होता था? नहीं। हड़प्पा में देखो, आप यहाँ यूपीएससी वाला सवाल पूछ लेगा, क्या हड़प्पा के लोग लोहा के बारे में जानते थे? नहीं जानते थे, वो तांबा के बारे में जानते थे। लोगों की सामाजिक असमानताओं के बारे में पता करना, मतलब लोग क्या भेदभाव था, ऊंच बड़ा नीच छोटा, ये सब कुछ थी। देखो पुरातत्व ये मानते हैं कि कंकाल के साथ पाई गई चीज़ें मरे हुए व्यक्ति के ही रही होगी। कभी कभी एक कब्र की तुलना में दूसरी कब्र में ज़्यादा चीज़ें मिलती है। मानचित्र 2 पर देखो, 13 पृष्ठ है। बराहगिरी को खोजो। यहाँ एक व्यक्ति की कब्र में 33 सोने के मन के मिले। तो हो सकता है ये आदमी ज़्यादा अमीर हो या फिर राजा हो या फिर सरदार हो। दूसरे कंकाल के पास सिर्फ कुछ मिट्टी के बर्तन मिले। यह दफनाए गए लोगों के सामाजिक स्थिति में भिन्नता को दर्शाता है। कुछ लोग अमीर थे, कुछ लोग गरीब थे, ये सब बताता है। मतलब कब्र से निशान मिलता है। क्या कुछ कब्र गाय खास परिवारों के लिए थी? कभी कभी महापाषाण एक से अधिक कंकाल मिले हैं। यह दर्शाते हैं कि शायद एक ही परिवार के लोग को एक ही स्थान पर अलग अलग समय दफनाया गया था। बाद में मरने वाले लोगों को पोर्ट होल के रास्ते में कब्रों में दफनाया जाता था। ऐसे स्थान पर गोलाकार लगाए गए पत्थर या चिन्ह का काम करते थे, जहाँ लोग आवश्यकता सबों को दफनाने को दोबारा आ सकते थे। हो सकता है कि एक खानदान के लोग को एक ही जगह पर दफनाया जाता हो। तो ये सब बात है। तो मानचित्र 13 देखो, इमाम गांव खोजो या भीमा की सहायक नदी घोड़े के किनारे एक जगह है। इस जगह पर 3600 साल से लेकर के 1700 साल पहले लोग रहते थे। यहाँ वयस्क के लोग को प्रायः गड्ढे में सीधा लिटा कर दफनाया जाता था। उनका सिर उत्तर की ओर होता था। मतलब उस जब मेहरगढ़ में जो कब्रें मिली, उसका जो सिर जो होता था उत्तर दिशा की ओर। तो ये भी सवाल बन सकता है। तो यहाँ वयस्क लोग को प्राय गड्ढे में सीधा लिटा कर दफनाया जाता था। उनका सिर उत्तर की ओर होता था और कई बार उन्हें घर के अंदर दफनाया जाता था। ऐसे बर्तन जिनमें शायद खाना पानी हो, दफनाए गए सबों के पास रख दिए जाते थे। तो एक आदमी 5 कमरों वाले मकान के आंगन में 4 पैर वाले मिट्टी के एक बड़े संदूक में दफनाया जाता था। बस्ती के बीच में बसा यह गाँव सबसे बड़े घरों में से एक था। इस घर में एक अनाज का गोदाम था। सबों के पास पैर मुड़े हुए थे। तो क्या तुम्हें लगता है कि किसी सरदार का शव था? अपने जवाब का कारण बताओ। क्या बताते हो कंकाल का अध्ययन? कंकाल के अध्ययन तो क्या बताते हो? छोटे आकार के आधार पर एक बच्चे को कंकाल से आसानी से पहचाना जा सकता है, लेकिन बच्चों और बच्चों में अंतर नहीं बताया जा सकता कि कौन लड़का है कौन लड़की है। क्या ये हम पता लगा सकते कंकाल किसी पुरुष का या स्त्री का था? देखो कभी कभी लोग कंकाल के साथ मिले सामान के आधार पर इसका अंदाजा लगा लेते हैं। उदाहरण के लिए यदि कंकाल के साथ गहने मिलते तो महिलाएं मान लोगे आप, लेकिन ऐसा नहीं। अगर वो हड़प्पा का रहा तो फिर दिक्कत हो जाएगा, क्योंकि हड़प्पा में पुरुष भी और महिलाएं भी दोनों कंगन पहनते थे, दोनों आभूषण पहनते थे, तो समस्याएं हो जाएगी। तो कंकाल से लिंग का पहचान बेहतर तरीके से उसकी हड्डियों की जांच के माध्यम से कर सकते हैं, जो कि महिलाएं बच्चों को जन्म देती है। इसके लिए उनका कटी प्रदेश कूल्हा थोड़ा सा बड़ा होता है। ये समझ कंकालों के अध्ययन पर आधारित है। तो आज से लगभग 2000 साल पहले नाम के प्रसिद्ध वैद्य हुए थे। उनका एक चिकित्सा शास्त्र चरक संहिता
जो है लिखा गया। तो वो कहते हैं कि 360 हड्डियाँ इंसानों के अंदर होती हैं, जबकि अभी 260 हम जानते हैं। देखो उन्होंने भी सही बताया, क्योंकि 360 बताने का मतलब ये था कि उन्होंने सारी दाँत वाँत सब गिन लिया, ठीक है, तो उन्होंने 360 पुरा दिए। तो दांत भी गिन लिया, ठीक है ना, हाथ हथेलियों के भी जोड़ और कार्टिलेज को छोड़कर ये संख्या बताई गई थी, ठीक है। तो देखिए 206 ये सब छोड़ करके है और 360 वो सब, मतलब उस ज़माने में 2000 साल पहले अगर कोई व्यक्ति इस तरह का कोई वैद हो और इतना उनके पास जानकारी हो तो काफ़ी ताज्जुब की बात है। इमाम गाँव के लोगों के काम धंधे क्या थे? इमाम गाँव पुराते तो गेहूँ, जौ, चावल, दाल, बाजरा, मटर, तिल के बीज मिले हैं। कई जानवरों के हड्डियाँ भी मिली है कि हड्डियों पर काटने के निशान ये अंदाजा लगा लेता है कि इन्हें खाते होंगे। गाय, बैल, भैंस, बकरी, भेड़, कुत्ता, घोड़ा, गधा, सुअर, भांगड़ा, चितकबरा, हिरन, किस्मिक, गरहा, नेवल, चिड़िया, घड़ियाल, कछुआ, केकड़ा, मछली की हड्डियाँ भी पाई गई है। ऐसे साक्ष्य मिले और बेर, आंवला, जामुन, खजूर और कई तरह के रसभरियाँ एकत्र की जाती थी। तो इस प्रमाण के आधार पर इमाम गाँव लोगों में काम धंधों की एक सूची बना लो। अन्यंत्र एटलस में चीन को देखो, लगभग 3500 साल पहले हम यहाँ की लेखन कला के सबसे पुराने उदाहरण पाते हैं। यह जानवरों की हड्डियों पर लिखा गया था। मतलब यहाँ पर एक चीज़ माता एक स्टोरी बताई जा रही है। यहाँ पर क्या करते थे, चीन के बारे में बताया जा रहा है कि 3500 साल पहले इस तरह की यहाँ पर कुछ घटनाएं मिली हैं कि लोग हड्डियों पर लिखते थे और फिर उन्हें आग में डाल देते थे, और इस तरीके से जब उसमें से कुछ चटक जाता था, हड्डियाँ फट जाती थी, तो उसमें गौर से देखते थे, ध्यान से, और फिर उसको देख करके इतिहास के बारे में ये अंदाज़ा लगाते थे कि अभी जिस काम के लिए राजा जा रहा है ये क्या होगा, ये कैसे होगा, ये क्यों होगा, कैसे होगा। तो इस तरीके से लगाते थे कि युद्ध जीतेंगे या फसलें अच्छी होगी या पुत्र अच्छा होगा। इन हड्डियों को आग में डाल दिया जाता था और फिर इनकी गर्मी से चटक कर दरारें पड़ जाती थी। तो भविष्य वक्ता इन दरारों को बड़े ध्यान से, तो ये किस्से कहानियों की बात है ये, ठीक है, तो इसको पढ़ लो। ये राजा शहर में महल बना कर रहते थे, उन्हें बेशुमार दौलत इकट्ठा कर लेती थी, बड़े बड़े नक्काशी। फिर बात की बात है कि राजा फिर बड़ी बड़ी इमारतें बनाने लगा, फिर तौर तरीका सब कुछ बदल गया, समाज बदल गया। तो ऋग्वेद के राजा और इन राजाओं के बीच क्या फ़र्क है बताओ। ऋग्वेद के राजा जानते हो कैसे रहते थे, लोगों के साथ, लोगों के बीच रहते थे, डेमोक्रेसी की तरह सब कुछ था। लेकिन बाद में जो राजाओं का क्या फ़र्क हुआ, तो कल्पना करो अगर तुम पे 3000 साल पहले इमाम गाँव में रहती हो, सरदार की मृत्यु हो गई, तुम्हारे माता पिता दफन की तैयारी कर रहे हैं, सारा दृश्य का वर्णन करो, अंतिम संस्कार के लिए कैसे भोजन तैयार किया जाएगा, तुम्हें क्या लगता है खाने में क्या दिया जाएगा। तो इसी के साथ ये चैप्टर कंप्लीट हो गया। कुछ उपयोगी शब्द, वेद, प्रार्थना, भाषा, रथ, यात्रा, यज्ञ, राजा, दास, महापाषाण, कब्र, कंकाल, लोहा, आओ याद करें, ये कुछ सवाल ये भरने के लिए है और ये कुछ सवाल है, ये कुछ सवाल है, इसको हल कर लो। तो इसी के साथ ये चैप्टर कंप्लीट हो गया। आई होप ये आपको अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा हो तो सभी के साथ शेयर करो और लाइक करो, नए हो तो सब्सक्राइब करो। ओके, थैंक यू।